तो चलिए आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 15। और जैसे कि हमारे 14 लेक्चर हो चुके हैं तो आशा है कि आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। जैसे मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ेंगे आज। इसको खत्म कर देंगे और कल हम ऊर्जा स्तर पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। आपको इतना मस्त टॉपिक है। और ये एजाज मतलब पूरे चैप्टर का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरे चैप्टर में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम परमाणु का बोर मॉडल खत्म कर देंगे और कलम जो है ऊर्जा का स्तर देंगे। तो चलिए अभी फिलहाल हाइड्रोजन का परमाणु का बोर मॉडल कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, समीकरण 12.3 से वी एन तथा आर एन के बीच संबंध है। तो अब देखिए, वी एन और आर एन के बीच में संबंध तो पहले ही निकाल चुके हैं, इसमें निर्धारित याद हो आपको तो हम एक फॉर्मूला भी कर चुके हैं जिसमें हमने ई बटा अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर हमने क्वेश्चन किया था। तो वो जो है हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये जो फॉर्मूला बहुत ही स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो है फर्क क्या है, फर्क है इसमें वी एन है और आर एन है। और ये वी एन और आर एन है क्यों, इसका जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो कारण वह इसलिए क्योंकि जो गति है वो हर जो है कक्ष की दूसरी है, अलग है। और जो आर है वो तो भैया हर कक्ष की अलग होगी क्योंकि वो तो रेडियस है, वो तो हर कक्ष की अलग अलग होगी। तो इसीलिए आर पे जो है एन लिखा हुआ है, मतलब कि जो है एन एन के मतलब एन चेंज करने पर, कहने का मतलब कक्ष चेंज करने पर या फिर ऑर्बिट चेंज करने पर ये जो आर और वी एन है, ये दोनों आर एन और वी एन है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। समझे आप? इस समीकरण 12.13 के साथ संयोजित करने पर हमें वी एन और आर एन के लिए निम्न व्यंजक प्राप्त होते हैं। क्या? कि वी एन बराबर 1/n ई² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बटा एच बटा 2 पाई। ये हमको कैसे मिला, तो मैं आपको बताता हूँ हमको कैसे मिला। रुकिए जरा, ये मैं सोच रहा था कि अलग से स्लाइड ले लूं, बट ठीक है अब स्लाइड वेस्ट नहीं करते हैं, यही कर देते हैं। तो हमने जो है 12.13 के समीकरण में क्या देखा था, तो हमने 12.13 के समीकरण में देखा था कि हमारा जो NH/2 पाई है, वो किसके बराबर हो गया था? MVR के। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है तो आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि MVR नहीं होगा, M × VN × RN, क्योंकि ये हर कक्ष के लिए अलग होता है। अब क्या कीजिए कि इस वाले V में इस वाले V को स्क्वायर कर दीजिए, मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो VN का स्क्वायर हो गया, इन सबकी घात 2 कर दीजिए, की घात 2 हो गई। और ये क्या हो गया, ये वैसे का वैसे ही। चलिए, हाँ। अब देखिए, अब ये जो है, एक ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है हमको कि M × RN, इसकी वैल्यू जो है यहां से निकालते हैं। M × RN वही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ इस साइड ले आते हैं। NH/2 पाई VN, इस M × RN की वैल्यू जो है यहाँ पे रख देते हैं। तो ये N को मैं अलग से लिख देता हूँ, और रुकिए, हम्म, P² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा, तो ये जो है 1/m × RN, इसको पलट देते हैं। इसको पलटने पे क्या आएगा, 1/R RN
गुणे 2 पाई VN बटा NH। बस इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। 2 पाई VN NH की वैल्यू रख दी, और ये किसके बराबर है अपना, VN के स्क्वायर के बराबर है। तो VN के यहाँ पे क्या हुआ, VN से जो है VN का स्क्वायर जो है वो कट गया, तो VN बराबर क्या हो गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम से लिखते हैं। इस n को जो है पहले लिख लेते हैं, फिर E² फिर बटा 4 पाई सालन नॉट, बचा क्या, 2 पाई बटा H। इसको जो है 2 पाई को नीचे ले आते हैं तो H बटा 2 पाई लिख देते हैं, और जाना वो ऊपर ही है 2 पाई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लीजिए, ये जो फॉर्मूला इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, हमारा इतना डेरिवेशन करने के बाद ये आया फॉर्मूला। ये लीजिए, पूरा डेरिवेशन आपके लिए कर दिया है फॉर्मूले का। और कुछ लोगों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था। तो ये लीजिए, पूरा फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें जो है आर एन की वैल्यू जो है N² M और H² अपॉन 2 पाई, 4 पाई साल नॉट 1 स्क्वायर, कैसे अगर आपको दिक्कत है तो आर एन का भी सेम फॉर्मूला जो है हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हमने वी एन के जैसे फॉर्मूला ये रहा, आर एन का जो फॉर्मूला होता है, आर एन के फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो भी आंसर अपना आ जाएगा, और इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। और आप इसको खुद, अब मैंने वी एन निकाल दिया, आर एन आपके लिए होमवर्क है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है और आप कर भी लोगे। अब देखिए, पहले भी हम आयरन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। उस आयरन के फॉर्मूले में जो अपने जी वाला फॉर्मूला जो है, इससे वैल्यूज उठानी है और ये फॉर्मूला हमको बनाना है। तो इस इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने कहा है, और वो इक्वेशन का यूज करके जो हम पहले आयरन के लिए पढ़ चुके हैं, अब हमको बनानी है ये इक्वेशन। तो आप जो है इसके लिए होमवर्क है, और कोई नहीं, ईजी है बिल्कुल, सेम जैसे वीएन बनाया वैसे ही आपका जो है आयरन बन जाएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बनाने बैठेंगे तो लेक्चर लंबा चला जाएगा। चलिए, समीकरण 12.14 दर्शाता है कि nth कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल गुणज n से कम हो जाती है। समीकरण 12.5 का उपयोग करके अंतरतम कक्ष n बराबर 1 का साइज निम्न प्रकार प्राप्त किया जाता है। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो हमने आर एन की वैल्यू जो निकालने के लिए दी थी, इसी को थोड़ा हम थोड़ा गुणा वगैरह करेंगे और ढंग से निकालेंगे, तो ये जो है ये उसकी वैल्यू आएगी। इसी को गुणा वगैरह ढंग से किया, जैसे पहले उसको व्यवस्थित क्रम में लिया था, उसको जब अव्यवस्थित क्रम में लिया तो वो जो है ऐसे जो है इसकी जो है आ गई। तो इसमें जो है इसी के हिसाब से एन बराबर एन की वैल्यू रख के हम जो है एन की वैल्यू 1 रख के आई है ये वैल्यू। एन की वैल्यू 1 का साइज जो है वो निम्न प्रकार है। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो साइज जो है आपका निम्न प्रकार होगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एन की वैल्यू 1 है, इसमें इन लोगों ने पहले ही बोल दिया है। तो इसे बोर त्रिज्या कहते हैं, और संकेत ए नॉट द्वारा निरूपित करते हैं। इस प्रकार ए नॉट बराबर H² ई नॉट पाई एम ई बराबर ई स्क्वायर होता है, ई की घात 2। तो ये जो है जी R1 है, मतलब जो पहली जो एन की वैल्यू 1 रखने पर जो साइज आई है अपनी, जिसको हमने आर जो बोला है, कक्षीय जो क्या बोलते हैं इससे, जो है कक्ष की जो है अपनी जो आई है साइज, वो जो है कितनी है, वो है H² ई नॉट बटा पाई एम। इसको जो है उन्होंने ए नॉट नाम दिया था, किसने, बोर ने। और ए नॉट नाम दिया था इसलिए इसको ए नॉट बराबर H² ई नॉट पाई एम ई स्क्वायर बुलाते हैं। तो एच एम और ई नॉट तथा ई के मान प्रस्तावित करने पर ए नॉट बराबर 5.29 × 10 की घात -11 मीटर प्राप्त होता है। समीकरण 12.5 से यही देखा जा सकता है कि कक्षों की त्रिज्याओं में एन स्क्वायर के साथ वृद्धि होती है। मतलब जो है एन स्क्वायर के साथ वृद्धि हो रही है कक्षाओं की त्रिज्याओं में, ये बात आपको नोटिस करनी है।
नोटिस करने वाली बात क्या है, वो तो यही दिख रहा है कि आपके देख लीजिए यहाँ पे, जो ये एक त्रिज्या वाला कक्ष की त्रिज्या है, और ये जो है एन स्क्वायर मतलब ऐसे बढ़ रही है, मतलब एन स्क्वायर से जो है एन स्क्वायर एक जो है कक्ष, एक कक्ष बढ़ाओगे तो जो उसका स्क्वायर यानी दूसरी कक्ष के लिए 4 गुणे हो जाएगी आर की पावर एन। तो कहने का मतलब है स्क्वायर के फॉर्म में जो है ये बढ़ रही है। हाँ, तो एन स्क्वायर के साथ वृद्धि होती है, ये हम देख चुके हैं। और किसी हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा समीकरण 12.4 के कक्षीय त्रिज्या का मान प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त की जा सकती है तथा। अब देखिए, अब इसके लिए भी क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आया। ईएन का फॉर्मूला हमने पहले क्या पढ़ रखा, माइनस का ई स्क्वायर। हाँ, इसको हटा दो। ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर को हम लिख देते हैं आर एन। तो यहाँ पर जो कुछ नहीं है, आर एन की वैल्यू आपको उठानी है। कहाँ से उठानी है? आर एन की वैल्यू आपको उठानी है पीछे से, जहां हम पीछे आर एन वैल्यू निकाली थी, ये रही। इस वैल्यू को पूरा उठाना है, पूरा का पूरा उठा के आपको यहाँ पोत देना है, कहने मतलब पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप जिसको पेस्ट करेंगे तो ये सेम इक्वेशन आएगी। इतना तो देखिए ये अपना ई था, ई पहले हम निकाल चुके हैं। और इतना जो है सारा का सारा अपना आर एन की वैल्यू है। तो आर एन की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद ये वैल्यू कुछ निकल के आती है। इसको जब अपन पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे, अब ये व्यवस्थित क्रम में इसको सबको गुणा भाग करके जो है ये जो है ई एन का फॉर्मूला जो है ये निकला है। वैसे ई एन का फॉर्मूला ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन याद करने में क्या ही आ रहा है, क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है, तो आप इसको याद रखिए। तो समझिए आप। और वही ई एन का फॉर्मूला जो है कि व्यवस्थित क्रम जो है उसको जो है गुणा भाग करने पर ये जो है वैल्यू आती है। और परमाणु ऊर्जा है प्राय जूल के स्थान पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी प्राय जूल के स्थान पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त की जाती है। क्यों परमाणु परमाणु ऊर्जा क्यों कि व्यक्त की जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। समीकरण 12.18 को पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हमने जो है 12.18 जो है समीकरण जो है उसको जो है हमने थोड़ा ऊपर नीचे किया। इसी जो इसमें पहले हमने इसमें जो है वैल्यूज वगैरह रखी, पूरी इलेक्ट्रॉन वगैरह रखी। जब इसमें पूरी वैल्यू वगैरह रखी, उसके बाद जो हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट किया, उसमें जब परिवर्तित किया, वैल्यू आती है ये। तो ये समझ लीजिए नींव है, इसको तो आपको रट लेना है। ई एन बराबर 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद कर लेना है। इसी पे सवाल भी आ सकता है, इसी से सब कुछ आगे भी जो चैप्टर चलेगा वो इसी पे चलेगा, तो आपको इसको याद कर लेना है सीधा सीधा। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करिए। 13.6 गुणा 10 की 13.6 गुणा n की घात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरूर याद रखना, जूल नहीं है। तो एक जो है इसी पर उदाहरण देख लेते हैं। 10 kg का कोई उपग्रह 8,000 किलोमीटर त्रिज्या की एक कक्ष में पृथ्वी का एक चक्कर प्रत्येक 2 घंटे में लगाता है। यह मानते हुए कि बोर का कोणीय संवेग का अभिग्रहित उसी प्रकार उपग्रह पर लागू होता है। अगर मान लीजिए अगर होता है, जैसा कोणीय संवेग जो अपन ने बोर के मॉडल में लगाया, वैसा ही उसी प्रकार इस उपग्रह पर लागू होता है। जिस प्रकार की यह हाइड्रोजन के परमाणु के में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मान्य है। उपग्रह की कक्ष का क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वांटम संख्या मतलब एन, एन ज्ञात करना है। ये देखिए, सबसे पहले समीकरण 12.13 में हम पाते हैं, समीकरण में पता है एम वी आर बटाबर एन एच बटा 2 पाई होता है। तो ये देखिए, फटाफट उदाहरण देखते हैं। तो हमको मास दिया है 10 kg, तो आर एन दिया है हमको 8 × 10 की घात 6 मीटर। घूमते हुए उपग्रह का आवर्त काल टी यानी कि टाइम जो है वो कितने घूमे, 2 घंटे में घूमता है, अर्थात टी बराबर 7200 सेकंड। सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ मीटर था और अपन इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। और वेग जो है वी क्या फॉर्मूला जो हमको पता है 2 पाई आर एन बटा टी होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। 1/t जो है उसको लिख सकते हैं टाइम पीरियड को, और सॉरी उसको लेमडा को जो है वन वन अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को लेमडा, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी को जो है वन अपॉन टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति को, सॉरी आवृत्ति को हम वन अपॉन जो है समय लिख सकते हैं। उपग्रह की कक्ष का क्वांटम संख्या एन बराबर, इसको सिंपली हमने जो है स्क्वायर कर दिया, तो 2 पाई आर एन का जो है स्क्वायर गुणे एम बटा टी एट गुणे एच, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला
डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो मानो कि प्रश्न स्थापित करने पर जो है सारी वैल्यूज रखने पर आंसर क्या आता है, 5.3 गुणे 10 की घात 45। तो ध्यान दीजिए कि उपग्रह की गति के लिए क्वांटम संख्या अत्यंत अधिक है। वास्तव में इतनी अधिक क्वांटम संख्या के लिए क्वांटीकरण प्रबंधों के परिणाम क्लासिकी भौतिकी के परिमाणों के समीप है। तो ये बात देने वाले बिल्कुल मतलब सोचने वाली बात है। और ये जो है अपना उदाहरण ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो है फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बीच बीच में लिख देते हैं ना, देखो वो है कुछ नहीं, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा जितना मैंने पढ़ा है आराम से जो है इसको बना सकते हो कोई भी, ऊपर नीचे आने की वैल्यू रखेगी। तो ये देखिए कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये बीच में जो फॉर्मूला यूज कर देते हैं, इसको ये इससे क्या होता है कि अगर आप इसको खुद बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा प्राउड फील होगा, आप गर्व सा महसूस होगा। तो आप ना उदाहरण को पहले करने से पहले खुद कीजिए, पहले उदाहरण का हल देखने से पहले उसको खुद कीजिए सॉल्व। हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हल देख लेते हैं और उदाहरण जो खुद से सॉल्व नहीं करते हैं, पहले खुद से कीजिए, नहीं होता है तो हल देखिए। और उसमें जो है फिर अच्छा भी लगता है आपको भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करोगे तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, और आज हमने उसको खत्म कर दिया बोर मॉडल को। कल हम ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ेंगे, और ऊर्जा स्तर को भी हम कल कंप्लीट कर देंगे। और इसकी आपको एनसीडी जो इतना मैंने पढ़ा है आज, उसके एनसीडी रीड कर लीजिएगा, और कल की जो एनसीडी वो पढ़ के आइएगा। हम डायरेक्ट बोर जो है ऊर्जा स्तर कल पढ़ेंगे और खत्म भी कर देंगे उसको। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी एनसीडी पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, बाय।